हाँ, सब लोग को अब ये क्वेश्चन याद होगा सब लोग को, जो हमने लास्ट वीडियो में दिया था। लास्ट वीडियो में क्या कहा था, दो पेंडुलम है जिसका लेंथ, एक का लेंथ 1 मीटर है और दूसरे का लेंथ कितना है बेटा, 16 मीटर है। एक पेंडुलम का लेंथ 1 मीटर है और एक पेंडुलम का लेंथ कितना है बेटा, 16 मीटर, और दोनों को सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया गया। दोनों को सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया गया। एक पेंडुलम का लेंथ 1 मीटर, दूसरे पेंडुलम का लेंथ 16 मीटर, और दोनों को सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया गया, इक्विलिब्रियम पर है। इसका मतलब दोनों का इनिशियल फेज क्या है, सेम। अब पूछ रहा है कितने समय बाद यह सेम फेज में आएगा, कितने मिनिमम टाइम के बाद सेम फेज में आएगा, और उस समय तक छोटा वाला कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया हो। यदि तुम लोग थोड़ा सा भी समझदार हो तो जब समझो, जब तुम लोग इसको इधर दे रहे हो वेलोसिटी और ये कहीं यहाँ आ रहा है, तो आप कह सकते हो ना इसका फेस कैसे लिखा जाएगा। फेस लिखने का तरीका याद है ना, फेस ओमेगा टी से दिखाते थे हम लोग। फेस किससे दिखाते थे, ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्विलिब्रियम से शुरू हो रहा है तो 5 क्या हो गया, 0 ही हम ले लेते हैं। तो कह सकते हैं जो पहले वाले का फेस होगा φ1 वो ओमेगा 1 इंटू टी होगा, और दूसरे वाला भी इक्विलिब्रियम से ही शुरू हो रहा है। तो यदि इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में बात करें तो फेस इनिशियल क्या हो गया, 0, और फिर इसके बाद φ2 जो लिखा जाएगा वो ओमेगा 2t लिखा जाएगा। याद है ना, फाई बराबर ओमेगा टी प्लस 5 होता था। तो φ0 दोनों इक्विलिब्रियम से रिस्पेक्ट में बात करें तो φ0 क्या हो गया, 0 हो गया। φ1 ओमेगा 1t और ये ओमेगा 2t। यदि आप समझदार हो तो ओमेगा 1 क्या होता है जरा बता, क्या ओमेगा 1 इक्वल टू √g/L होगा कि नहीं। हाँ, ओमेगा 1 इक्वल टू √g/L। L कितना हो गया, 1 मीटर। तो बोलो आप अच्छे से, ओमेगा 1 इक्वल टू √g हुआ कि नहीं। ओमेगा 2 का मतलब हो गया √g/L। L का मतलब क्या हो गया, 16, और इसको लिख सकते हैं √g/4। कुछ भी आ रहा है तुम लोग को समझ में, सही में आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं √g/4। तो ओमेगा 1 भी लिख लिया बेटा और ओमेगा 2 भी लिख लिया। अब हमारे स्टूडेंट आ जाए यहाँ, φ1 इक्वल टू क्या है बोलो जल्दी से, ओमेगा 1t, और φ2 इक्वल टू क्या है, ओमेगा 2t। पूछा गया कितने समय बाद ये सेम फेज में आ जाएंगे। सेम फेज आने का मतलब फेज डिफरेंस क्या होगा, देखो अभी फेज डिफरेंस 0 है, तो जिसका ओमेगा ज़्यादा है, किसका ओमेगा ज़्यादा है, छोटे वाले लेंथ का ओमेगा ज़्यादा है, क्योंकि उससे ज़्यादा है। मतलब ये कैसे लिखे, याद है ना सब लोग को, t बराबर क्या होता है, 2π√L/g। तो ओमेगा बराबर क्या है, 2π/t। निकाल के देख लो, √g/L तो है। अब बोलोगे कब इसका ये सेम फेज में आएगा, तो तब सेम फेज में आएगा जब इनका फेज डिफरेंस 2π के बराबर हो जाए। क्यों भाई, है ना, 2π के बराबर का मतलब क्या हुआ, ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t मिलकर 2π। अब बताइए t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t का वैल्यू 2π/ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। बोलिए, यहां पर 2π रहने दीजिए, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 में √g बाहर कर दीजिए, अब ब्रैकेट में ले आइए 1 माइनस 1/4। आ रहा है समझ में कैसे किए बेटा। अच्छा, ये 2π क्यों लिखे, याद है ना, जब फेज डिफरेंस भाई जैसे ओमेगा ये बड़ा है तो लगातार टाइम के साथ ओमेगा फेज डिफरेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब फेज डिफरेंस 2π हो जाएगा तो फिर सेम फेज में आ जाएगा। समझाए थे ना आप लोग। तो अब यहाँ पर लिख दिए फेज डिफरेंस 2π होना चाहिए सेम फेज में आने के लिए। अब यहाँ देखो 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 है, ऊपर ले जाओ तो लिखा जाएगा 8π/3√g। क्यों भाई, हाँ 3 हो जाएगा ना, हाँ 3√g। टाइम कितना आ गया, 8π/3√g टाइम आ गया। बोलिए कहीं से कुछ गलती है, तो टाइम का वैल्यू बोल सकते हो 8π/3√g हो जाएगा। ये टाइम तुम्हें आ गया। अब इस टाइम में छोटा वाला पेंडुलम कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ये तो टी पूरा आ गया, 8π/3√g हो गया, ये टाइम आ गया।
और इस टाइम में छोटा वाला पेंडुलम कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो यन निकालना है हमको। क्या हो जाएगा बेटा, 8 पाई बाई 3√g में टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, तो भाई इतना टाइम में वो सेम फेज में आएगा। इतने टाइम में यदि सेम फेज में आएगा तो छोटा वाला कितना कंप्लीट करेगा, तो उसके एक का टाइम पीरियड निकल आएगा। एक का टाइम पीरियड t बराबर क्या है, 2 पाई √l बाई g, l 1 है। तो आप कह सकते हो नंबर निकालना था टोटल टाइम में टाइम पीरियड का डिवाइड कर दो छोटे वाले का, तो ये √1 बाई √g आ जाएगा। √g कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 8 कट गया, सर 4/3 रिवॉल्यूशन। 4/3 रिवॉल्यूशन माने 1/3 रिवॉल्यूशन। ये कौन कंप्लीट करेगा, ये करेगा छोटा वाला पेंडुलम। अच्छा, बड़ा वाला कितना करेगा, बड़ा वाला जो कंप्लीट करेगा वो कितना करेगा, मान लो पूछता है। बड़े वाले का तुम सोच सकते हो, बड़े वाले के लिए n निकालना होगा, बड़े वाले के लिए n निकालना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 पाई, वही वाला पूरा टाइम कितना हम लोग के पास है, 8 पाई बाई 3√g टोटल टाइम, जिसमें सेम फेज में आया मिनिमम। तो भाई सेम फेज में 2 पाई पर भी आएगा, 4 पाई पर भी आएगा, 6 पाई पर भी आएगा, क्योंकि मिनिमम बोला इसलिए हम 2 पाई रखें। अब बता इसमें टाइम पीरियड क्या लोगे, इसका टाइम पीरियड लोगे। अब इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई √l बाई जी, √l बाई जी मतलब 16 रूट, ये हो जाएगा 4/√g। √g गया, पाई से पाई गया, 8 से 8 गया, क्या है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, 1/3। मतलब बड़ा वाला उस समय तक 1/3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा और छोटा वाला उस समय तक 4/3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। क्या समझ में आया, बड़ा वाला 1/3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा और छोटा वाला उस समय तक 4/3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो इसमें देख लो ना डिफरेंस कितने का आया, एक रिवॉल्यूशन आना भी चाहिए। तो कई लोग रिवॉल्यूशन निकालने में एक और ट्रिक लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना कि भाई 2 पाई का फेज डिफरेंस है, 2 पाई का फेज डिफरेंस का दोनों सेम फेज में थे, सेम जगह थे, सेम फेज में थे, और 2 पाई का फेज डिफरेंस आया, इसका मतलब उनमें एक चक्कर 2 पाई का फेज में एक 2 पाई ज्यादा फेज चला और 2 पाई फेज एक रिवॉल्यूशन के बराबर। तो कई लोग इसको ऐसे भी, ये तो एक मेथड है ही, कई लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि भाई सेम फेज में इनिशियल है, इनिशियल वर्क, ये तो नियम था, पूरे नियम से मैंने किया, ठीक है। और दिख गया भी कि एक चक्कर का अंतर भी आएगा, बड़ा वाला 1/3 रिवॉल्यूशन करेगा, छोटा वाला 4/3। लेकिन यहां पर एक चीज और समझाना चाहेंगे, ये जब कहता है सेम फेज से स्टार्ट किया और एक का कह रहा है कि भाई सेम फेज में अब कब आ जाएंगे, तो निश्चित इसका ओमेगा ज्यादा जल्दी चलेगा। जिस समय 2 पाई का फेज डिफरेंस होगा उस समय ये एक चक्कर इसके कंपेयर में ज्यादा चलेगा। यदि इसका हम n माने, इसको बड़े वाले को n माने, तो छोटे वाले को करना पड़ेगा n+1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि n+1 इंटू टाइम तो सेम ही रहेगा, है ना। जिस टी समय बात करेंगे ये n रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया सेम फेज आने समय, उस समय ये एक चक्कर ज्यादा करेगा तब सेम फेज में आएगा। तो हम कहेंगे उस टाइम कितना होगा, तो इसके लिए n+1 टाइम पीरियड t से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम पीरियड जाएगा 2 पाई √l बाई जी। और दूसरा वाला क्या कर दोगे, n इंटू टाइम पीरियड 2 पाई √l बाई जी। √g से √g गया, 2 पाई से 2 पाई गया, यहाँ क्या लिखा है n+1 और इधर क्या लिखा है 4n। 4n में से n क्या कितना आ जाएगा, 3n = 1, n इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो बड़ा वाला कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा 1/3 और छोटा वाला कितना करेगा 1 + 1/3 मतलब 4/3। इससे भी लोग जल्दी से लगा लेते हैं कि भाई सेम फेज से स्टार्ट किया। अच्छा, ये हमको मालूम चल गया इतना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, टाइम भी निकाल ली, तो इसका n 1/3 है तो n में इसका मल्टीप्लाई कर दो, टाइम भी पूरा निकल के आता है। तो हाँ, लेकिन ये बात ध्यान देना, इसमें ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दोनों कहाँ से स्टार्ट किए थे, इक्विलिब्रियम में, और दोनों सेम डायरेक्शन में थे। यदि कोई ऐसे कह देता, समझ में आ रहा है ना बेटा, कि कोई कहता एक इधर था और एक इधर है, तो उस समय ये बात समझ जाना सब लोग कि इसका जब फेज लिखोगे, यदि हम इधर को पॉजिटिव माने तो इसका फेज जब लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा ω1t + पाई,
और ये चूंकि इक्विलिब्रियम से चला है तो इसका लिखना पड़ेगा φ2 बराबर तुमको लिखना पड़ेगा ओमेगा 2t। और उस समय पाई, हाँ पाई होगा कि अपोजिट है, ठीक है, यहाँ पर पाई थे। अब कहोगे भाई इसका ओमेगा ज्यादा है, इसका ओमेगा ज्यादा है। सर ये पाई भी याद है ना, ओमेगा अंडर रूट एल बाई जी से यहाँ 1/g होगा, इसका ओमेगा ज्यादा है और इसका तो सही है। हाँ हाँ ओमेगा ये होता है अंडर रूट एल बाई जी, अंडर रूट जी बाई है, और इसका होगा ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2 तुम लोग को याद होगा अंडर रूट क्या था g/16। थोड़ा सा भी दिमाग चला रहे हो तो ये वाला ऑलरेडी फेस में पाई आगे है, ये वाला ऑलरेडी फेस में पाई आगे है, और ये फेस में भी पाई आगे है तो टाइम के साथ क्या होगा भाई, आगे फेस में भी आगे और ओमेगा भी जाता है तो लगातार फेस डिफरेंस बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते जब 2 पाई के बराबर हो जाए, मतलब उस समय हम कर सकते हैं कि φ1 माइनस φ2 इक्वल टू 2 पाई, अभी भी वही लिख रहे हैं। तो ये बस अंतर होगा जब यहाँ ओमेगा 1t लिखेंगे प्लस पाई लिखेंगे फिर माइनस ओमेगा 2t लिखेंगे तो यहाँ पर 2 पाई माइनस पाई पाई हो जाएगा। अब t बराबर क्या लिखा जाएगा, पाई बाई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू रख दो, टाइम निकल कर आ जाएगा। समझ में आया ना बातें? ये कब, जब ये अपोजिट कह देता था। अब कहता है एक ऐसे भी कर सकते ना, ये यहाँ था और ये एक्सट्रीमेंट से शुरू हुआ, यदि ये एक्सट्रीमेंट से शुरू हुआ तो जो φ1 लिखा जाएगा वो ओमेगा 1t प्लस π/2 लिखा जाएगा, तो ऑलरेडी फेस में π/2 आ गया। और दूसरा वाला इक्विलिब्रियम से शुरू हुआ उधर की तरफ तो φ2 बराबर ओमेगा 2t लिखा जाएगा, फिर φ1 माइनस φ2 कर देंगे 2 पाई के बराबर हो जाएगा, मिनिमम सेम फेस में आ जाएगा। तो ये एक बात ध्यान देकर आप लोग चलेंगे और लगा लेंगे ऐसे क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा दिमाग का काम है भाई हल्का सा। हाँ इसमें यदि उल्टा हो जाता, मान लो ये नहीं 90 डिग्री पर रहता, कहता ये 90 डिग्री पर है और ये अभी यहाँ है, तब खेल बदल जाता, क्योंकि इसका ये 90 डिग्री पर है, मतलब हम लिखते φ2 बराबर ओमेगा 2t प्लस π/2 और φ1 बराबर क्या होता ओमेगा 1t। ऐसे में φ1 बड़ा है, सॉरी इनिशियल तो ये आगे है फेस में, लेकिन इसका ओमेगा कम और इसका ओमेगा ज्यादा, तो इस समय शुरू में टाइम के साथ फेस डिफरेंस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये आगे है लेकिन धीमा चल रहा है फेस में, और ये तेज चला ओमेगा ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक फेस में ये तेज चल रहा है तो इनके बीच का फेस डिफरेंस बढ़ने की जगह घटने लगे। जब फेस डिफरेंस घटने लगेगा तो जब सेम फेस डिफरेंस 0 हो जाएगा तब सेम फेस में कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? और जब ये हो रहा था कि इसको जो हम 90 पर रख रहे थे तो समझ रहे यहाँ ओमेगा 1t प्लस π/2 हो जा रहा है और यहाँ ओमेगा 2t हो जा रहा है। तो ये बात सबको समझ में आ गया होगा कब क्या करना चाहिए। इस केस में यदि हम कहते हैं कि भाई ये इक्विलिब्रियम में है और ये एक्सट्रीम एंड से छोड़ा गया तो समझ जाना भाई उस समय ओमेगा 2t प्लस π/2 जो होगा वो ओमेगा 1t के बराबर करके t दिखाना है ना, सेम फेस में आने, क्योंकि उसमें फेस डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए। 0 होने का क्यों 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका घट रहा था, ठीक है, क्योंकि ये आगे है फेस में और ये पीछे है फेस में, लेकिन ये तेज चल रहा है ओमेगा ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जब तेज चलेगा तो फेस ज्यादा कवर करेगा, तो धीरे धीरे इनका फेस डिफरेंस बढ़ेगा नहीं घटेगा। जब फेस डिफरेंस बढ़ने लगता है और पता सेम फेस में कब आएगा तब हम 2 पाई पर जाते हैं, और फेस डिफरेंस घटने लगा और मिनिमम की बात करेगा तो हम क्या करेंगे 0 मान के चलेंगे, ठीक है, फेस डिफरेंस 0 हो जाए तब सेम फेस में। तो ये था मिनिमम की बात है सर। तो ये क्वेश्चन था जिसको हमें डिस्कस आप लोग को कराना था। अब आ जाइए इसी के साथ साथ एक और खेल हम लोग शुरू करते हैं। ये तो हमने क्या बात पढ़ा दिया आप लोग को बेटा, ये सिंपल पेंडुलम था। एक लोग बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। समझो फिजिकल पेंडुलम माने क्या है, फिजिकल पेंडुलम माने क्या। फिजिकल पेंडुलम का सिंपल मीनिंग है कोई भी बॉडी, जैसे तुम इस पेन को ही लिए और पेन को ऐसे क्या कर दिया लटका दिया वर्टिकली और थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा बोलो, थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ दिया तो क्या ये ऑसिलेट करेगा कि नहीं, यही है फिजिकल पेंडुलम। क्या है फिजिकल, तुम्ही को पकड़ के लटका दे और धीरे से थोड़ा सा छोड़ दे तो तुम भी ऑसिलेट कर लो। कोई भी बॉडी, डिस्क लिया, रॉड ले लिया, रॉड तो यही है, डिस्क लिया, डिस्क को एक पॉइंट पर सस्पेंड कर दिया है ना, और थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया तो ये क्या करने लगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे क्या कहेंगे फिजिकल पेंडुलम।
कोई भी बॉडी, रैंडम बॉडी, कोई भी सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी हो, सॉलिड रिजिड बॉडी है, उसको किसी पॉइंट के अबाउट हम सस्पेंड कर दे और थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ने पर यदि वो ऑसिलेट करने लगे तो ऐसे को हम कहते हैं फिजिकल पेंडुलम। कुछ आया समझ? हाँ, जैसे फिजिकल पेंडुलम में यदि हम एग्जाम्पल बाद में देंगे, पहले ऐसे बात करते हैं। जैसे मान लो ये कोई फिजिकल पेंडुलम है, ये कोई फिजिकल पेंडुलम है और ये यहाँ पर क्या कर दिया गया, सस्पेंड किया गया। उसमें सेंटर ऑफ मास सीध में रहेगा तो टॉर्क जीरो रहेगा। तो अच्छा फिगर बना लेना आप सब लोग, सेंटर ऑफ मास सीध में रहेगा, ऐसे समझिए जो हम बताना चाह रहे हैं, ऐसे फिगर। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, ये सेंटर ऑफ मास है। इक्विलिब्रियम में होगा तो इसके अबाउट क्या रहेगा, ये रुका रहेगा। थोड़ा सा तुमने इसको शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया तो पूरा शेप जो है वो ऐसे आ गया। और उस समय देखो तो सेंटर ऑफ मास तुम्हारा यहां आ जाएगा, थीटा एंगल थोड़ा है, थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो उस समय mg इधर काम करने लगेगा, क्योंकि जान रहे हो ना बेटा, इसमें जब फिक्स कर देते तो रोटेशन का केस होता है, तो इसमें टॉर्क निकालते हैं। यहाँ एंगुलर एसएचएम का कंसेप्ट लगाते हैं। टॉर्क कैसे निकलेगा जल्दी से बताओ, mg है ये, इस पर परपेंडिकुलर डाल दो तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, mg इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल जानते हो ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। स्मॉल एल है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। टाउ होता फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, ये एल ये थीटा, तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा हुआ कि नहीं। तो टाउ बराबर क्या लिखा जाएगा, mg इंटू एल साइन थीटा। और जान रहे हो ना टाउ बराबर क्या लिखा जाता है, आई अल्फा। लेकिन आई किसके अबाउट, ये भी ध्यान देना है, आई अल्फा, आई किसके अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट यह फिक्स है उसी पॉइंट के अबाउट आई लेना, जहां के अबाउट है ना उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आई को आप नीचे फिर साइन थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। और देख रहे हो टॉर्क का डायरेक्शन इधर है और थीटा इधर है, अपोजिट भी है। इसका मतलब ये एंगुलर एसएचएम का कंडीशन सेटिस्फाई करा। एंगुलर एसएचएम बताए थे सब लोगों को, एंगुलर एसएचएम का कंडीशन सेटिस्फाई करा तो अल्फा बराबर क्या कर दो बेटा, ओमेगा स्क्वायर थीटा। बड़े आराम से एक थीटा कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। क्या ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी कर सकते हो कि नहीं। अब बताओ टी बराबर क्या आ जाएगा, जल्दी से, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, देख लेना, आई बाई एम जी एल। जहां आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, जिसके अबाउट ये फ्रीली सस्पेंड है। स्मॉल एल क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। स्मॉल एल है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है स्मॉल एल। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल कर दो, निकल कर आ जाएगा टाइम पीरियड। क्या तुम लोगों को टाइम पीरियड समझ में आया नहीं आता। अब इसमें कई बार क्या होता है, जैसे बोलो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, कई लोग ऐसे करते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप यहां भी लिख सकते हो ना, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। और आईसीएम क्या लिख दिया, एम के स्क्वायर, तो ये भी कर देते हैं, टी बराबर 2 पाई, समझ लेना, अंडर रूट, आई बराबर क्या लिख दिया, आईसीएम प्लस एम के स्क्वायर, के है रेडियस, सॉरी, आईसीएम प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम जी एल। आईसीएम की जगह लोग एम के स्क्वायर रख देते हैं, क्या रख देते हैं, एम के स्क्वायर याद होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन है तो एम के स्क्वायर में एम कॉमन हो जाएगा तो लिखाएगा के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई जी एल, करके देख लेना, आईसीएम एम के स्क्वायर। और यहां देखो थोड़ा सा लिखने वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं, 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाई एल, ये एल ले आए यहां, और प्लस एल बाई जी, बस क्या यही तक रखा जाए। ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाई एल प्लस एल बाई जी।